हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A अपनी समाप्त करी थी एनसीईआरटी की, और आज अपन एक्सरसाइज 1B देखने वाले हैं। इसमें अपन अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करना सीखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से कोई भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको अपन बड़े अच्छे से करेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि इसकी प्रैक्टिस इतनी हो कि ये कभी भी अपने पास क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन हम बड़े आसानी से बना लें। तो अपन उस पूरी कोशिश करेंगे, इसकी मिलकर करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। चलिए, तो अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए अपन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। विरोधाभास का प्रमाण देते हैं अपन। विरोधाभास का प्रमाण क्या होता है, इसको अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं जिसके बारे में अपना जानना अनिवार्य है। अगर इस चैप्टर को अपने को, ये टॉपिक को अगर अपने को समझना है, खास तौर पे विशेष तौर पर अगर इस टॉपिक को समझना है, तो अपने को 3 चीज़ों की जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। कौन कौन सी? एक तो परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या, और तीसरी है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो अभी अपन जो भी पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा एक पॉइंट पर आपको वो याद रखना है। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको चीज़ें समझाऊंगा, उस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, ताकि जब अपन क्वेश्चन का एंड करेंगे तब मैं आपको जब समझाऊंगा तो वो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट मैंने अभी बता दिया कि कोई एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा तो उसको आपको दिमाग में रखे रहना है। वो एग्जाम्पल को अपन लास्ट में फिट करेंगे और उसके जरिए अपन इस पूरे मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिमेय संख्या। बेसिक जानकारी लेना है अपने को, अभी डिटेल में नहीं जाना है। सबसे मेन चीज ये है कि अपनी क्लास का, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप मैथ्स को बनाना सीखें। अभी मैं आपकी समझ को विकसित करने के लिए नहीं हूं कि मैं आपकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाऊं। पहले आप मैथ्स बनाना सीखिए। जब तक आप मैथ्स को बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती है जब अपन बनाने के प्रोसेस में आते हैं। जब अपन प्रैक्टिस करते हैं उसी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस होती है। तो अपना मेन उद्देश्य पहला ये है कि पहले क्वेश्चन अपने से बनने लगे, फिर अपन उसके बाद सोचने का प्रोसेस चालू करेंगे कि मैथ्स में सोचा कैसे जाता है। ठीक, हाउ टू थिंक मैथ्स। चलो, तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या। तो इसमें ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। फिर से एक बार बोलूंगा कि इन सब के लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। अपन पढ़ क्या रहे हैं? वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं अपन, ये अपना चैप्टर 1 है। तो इसमें अपन परिमेय संख्या देख रहे हैं जिसको अपन इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बोलते हैं वे संख्याएं। अभी अपन सिर्फ डेफिनेशंस में जाएंगे क्योंकि अपना काम जो अपन को पढ़ना है टॉपिक, वो काम अपना टॉपिक से पूरा हो जाएगा। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हुई होना है अपने को। कई जगह या कई बुकों में, या कोई आपका टीचर है या कहीं आप कोचिंग वगैरह लेते हैं ऑफलाइन, तो ये P/Q की जगह वो A/B भी यूज कर सकते हैं ना। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या आ गया अचानक से ना। सीधी सी बात है, या करके लिख लीजिए, या A/B के रूप में लिखा जा सके। वे संख्याएं जिनको P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q है
वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, है ना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अपन ने ये समझ लिया। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। ये अपने को डेफिनेशन याद रखनी है, बस इतनी ही है। इसके बाद अपने पास आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं अपन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं अपन, ठीक है भाई। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के फॉर्म में, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अभी अपने को इतना डेफिनेशन पर्याप्त है, नहीं लिखा जा सकता। ये अपन ने डेफिनेशन देख ली। वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये अपनी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अपने को टॉपिक के अकॉर्डिंग किसका काम है? इसके एग्जाम्पल का काम है। उदाहरण, √2, √3, √5, √7, एंड सो ऑन, ठीक है, आदि। ये सब क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपने को फोकस पे करना है, ये ध्यान में रखिए। और एक और आता है, वही लिख रहा था मैं, पाई। पाई, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है या 3.14 होता है, वो आगे अपन देख लेंगे। ये अपना है पाई। पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये अपने देख लिया। अब मैंने अभी एक और चीज बोली थी, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये एक और मैंने बताया था। को प्राइम नंबर्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, वह संख्याएं जिनका HCF, एक आता है। मतलब आप जब भी इनको हल करेंगे तो HCF आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे 2 और 3, इनको हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इनका HCF क्या आएगा? एक आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज कॉमन तो दिखाई नहीं दे रही है। और अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था कि जब भी कॉमन नहीं निकलेगा उसका HCF क्या होगा? एक होगा। 2 3 हो गया। ऐसे ही देख लो उदाहरण, 3 और 4, 4 और 5, क्रम से आने वाली सभी संख्याएं, अधिकांश संख्याएं आपकी क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वो संख्याएं जिनका HCF एक आता है उसको अपन बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। ये अपना काम आएगा। तो ये 3 चीजें ये टॉपिक में आपकी मदद करने वाला है, ठीक है ना। इसको अपने को केयरफुल रहना है। ये हो गया। चलिए, तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट अपने नोटबुक में। ये ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखिए। आपकी नोटबुक तैयार रहनी चाहिए, और प्लस जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ उसको आपको बिना देखे बनाना है, एक बार प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में जो भी आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं, उन टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, जो मैंने नहीं कराए हैं, या कुछ भी अदर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स अगर आपको सीखना है तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको मैथ्स को वक्त देना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कीजिए, आप थोड़ा सा वक्त मैथ्स को हर दिन दीजिए, और देखिएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप बहुत जल्दी बड़े आराम से मैथ्स सीखने लगेंगे और मैथ्स आपको आसान लगने लगेगा। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो
इसको अपन मिटाते हैं और अपन डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा। सहभाज्य संख्या को ध्यान में रखिएगा जिसका HCF 1 आता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। पहला क्वेश्चन, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपने को सिद्ध करना है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे। ठीक, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए अपन सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा कि अभी अपन ने अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखी थी, तो उसमें √2, √3, √5 इस तरह से तमाम संख्या जो अपन ने देखी थी वो कैसी संख्या दिखाई दे रही थी? अपरिमेय संख्या थी। तो इसीलिए अपने को ऑलरेडी पता है कि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बस आपको मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए कि भैया √3 अपरिमेय संख्या क्यों है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का लॉजिक ही यही है बेसिकली, कि आपको ये लिख कर बताना है कि √3 अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक, तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरी एक छोटी सी राय है जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन को जो अपन बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप्स कैसे याद रखने हैं, और अपन ये क्वेश्चन मात्र 2 से 3 क्वेश्चन में अपन ये जो बनाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन में आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अपन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अपने को इसका उल्टा मानना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग अपनी होगी, माना √3 एक परिमेय संख्या। उल्टा मानना है आपको, ये ध्यान में रखना है। अपन ने मान लिया है कुछ देर के लिए, अपन ने कुछ देर के लिए मान लिया कि √3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपन किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी अपन ने परिभाषा देखी कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो √3 किसके बराबर आ जाएगा? P/Q के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अपन ने मान लिया। तो इसको अपन ने गणित की भाषा में लिख लिया, √3 किसके बराबर है? P/Q के बराबर है, परिमेय संख्या है क्योंकि। चलिए, आपको यहां पर बताना है, क्योंकि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको लिखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज्यादा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये लिखें, P और Q कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए भाई, हो गया। अब यहां पर ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग अपनी जो दिया हुआ है प्रश्न उसका उल्टा मान लेना है। ये पहला स्टेप अपना हो गया। √3 को अपन ने क्या लिख लिया? P/Q लिख लिया, क्योंकि अपन ने परिमेय संख्या माना था। ये अपन ने कर लिया। P और Q कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है, ये अपने को बता देना है। ये बता दिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पक्षांतर करने का काम करना है। ये Q नीचे है तो पक्षांतर होके कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर आ गया और ये बराबर में P ऐसी का ऐसी। क्लियर? अब उसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं अपन। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर स्क्वायर चढ़ा दिया और यहां पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया। तो अब
√3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, ये पता है आपको। ये देख लीजिए, √3 गुणा √3 कितना होता है? इसका आंसर 3 होता है। तो √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3। ये अपने को हमेशा ध्यान में रखना है। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। और ये क्यू है तो ये आ गया क्यू स्क्वायर बराबर, ये आ गया आपका पी स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रोसेस। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 3 दिखाई दे रहा है वो पी के नीचे भेज दीजिएगा आप। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को इतना उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो। अपने को क्या करना है, फिर से एक बार देखते हैं। √3 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। अपन ने क्या माना? √3 एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या को अपन किस रूप में लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही अपन ने लिख दिया। क्यू को अपन ने क्या किया? पक्षांतर किया। पक्षांतर किया, उसके बाद दोनों पक्षों में अपन ने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर अपने को ये प्राप्त हो गया। यहां तक मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको अपने को समीकरण नंबर 1 दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 दे दिए। अब यहां पर जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में लिखते हैं अपन। पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। यह आपको हिंदी में लिखना है, बटे में लिखा हुआ है मतलब भाग जा रहा है, ठीक। पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी उसे दिखाई दे रहा भाई, बोलो बोलो, 3 से विभाजित होगा। यह क्लियर है आपको? आपको ये चीज हिंदी में लिखनी है। यहां पर अपने कर दिया। अब यहां पर अपन सबसे पहले दूसरी बार अपन यहां पर मानेंगे, माना ये जो लिखा हुआ है P बराबर जो भी अंक लिखा हुआ है वो लिखना है आपको 3m। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होता तो अपन क्या मानते हैं यहाँ पे? 5m। 7 लिखा होता तो 7m। जो भी नीचे लिखा होगा बस आपको वही याद रखना है ना, वही मान लेना आपको। तो माना P बराबर 3m मान लिया। P का मान कहाँ रख देना है? P का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो क्यू स्क्वायर बराबर P का मान लग दो भाई, कितना आ रहा है? 3m का स्क्वायर बटे 3। तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 9m स्क्वायर बटे 3। 3 से 3 क्या हो गया? 3 तिया 9 कट गया। तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया आपका 3m स्क्वायर। अब ये 3 को अपन क्यू के नीचे ले आते हैं, ये देखिए क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर m स्क्वायर, या m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3, इस तरह से लिख लिया। ये कर लिया। अब फिर से अपने को एक बार और हिंदी में लिख लेना है। अब P की जगह क्या आ गया? Q आ गया। तो Q के बारे में लिखते हैं। क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। ये अपन ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। क्लियर है आपको? अतः अब अपने को फाइनल अपने को लिखना है। तो सबसे पहले अपन इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं और समझते हैं कि भैया स्टेप क्या क्या थे अपने। देखिए, पहला स्टेप अपन ने क्या किया? माना √3 एक परिमेय संख्या है। देखते जाइएगा, बस समझना है अपने को कि अपने बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं। बेसिकली आपको करना यह है कि
जो भी संख्या रहेगी एक बार उसको पी स्क्वायर के नीचे लाना है। देखिए यहाँ पे, ठीक, पी स्क्वायर के नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर के नीचे भी क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो जो भी संख्या होगी उसको एक बार पी स्क्वायर के नीचे ले जाना है और एक बार क्यू स्क्वायर के नीचे ले जाना है। तो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, बस अपने को वो समझना है। तो यहाँ पे देखिए, अपन ने √3 को किसके बराबर लिया, पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया। पी और क्यू कैसी संख्या है, सभाज्य संख्या है। क्यू को अपन ने पक्षांतर किया, ये कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप अपन ने याद रखा, दोनों पक्षों में क्या किया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर अपने को ये प्राप्त हुआ। फिर से अपन ने 3 को पक्षांतर कर दिया, ये देखिए। तो यहां तक का आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये जो हिस्सा लिखा हुआ है इसको आपको हिंदी में लिखना है। पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। बस ये आपको याद रखना है। याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, या तो आप इसको हिंदी में लिखना सीख लीजिए, और कुछ भी नहीं है। आपने ये किया स्टेप। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, अगली चीज है, इसको समीकरण 1 नंबर दे दिया अपन ने, माना p बराबर 3m। p का मान अपन ने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। तो p की जगह अपन ने रख दिया 3m। तो कितना आ गया, 9m स्क्वायर है। 3 से 9 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और वहां पर अपन को देखना है क्यू स्क्वायर बराबर। और देखिए आपका ये जो 3 है वो किसके नीचे आ गया, इस बार क्यू के नीचे आ गया। पहले किसके नीचे आया था, पी स्क्वायर के नीचे आया था 3। और यहां पर अब देखिए, अपन ने कुछ माना, कुछ मानने के बाद ये 3 कहाँ आ गया, क्यू के नीचे आ गया। और ये हर संख्या में होगा। आप जो भी संख्या लेंगे, अब ये क्वेश्चन और देखेंगे अपन, उसमें भी देखेंगे तो यही प्रोसेस आपको दिखाई देगा। जैसे ये प्रोसेस हुआ उसको भी अपन ने हिंदी में लिख दिया। हो गया क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं अपन। जैसे यहां पर मैंने लिखा 14/7 और यहां पर मैंने लिखा 21/7, ठीक है। अगर अपन इसको, ये भाग जा सकता है, विभाजित है, तो ये देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 दिखाई दे रहा है। भाग जा सकता है, विभाजित है। तो यहां पर बटे में आपका 7 लिखा हुआ है, तो इसका HCF क्या आएगा, ये बताइए। 7 का HCF क्या आएगा, खुद सोच कर देखिए। 7 ही आएगा, ठीक। अगर बटे में 3 लिखा हुआ है तो इनका HCF क्या आएगा, खुद सोच कर देखिए, 3 ही आएगा। जो कॉमन है वही आपका HCF होगा। क्लियर है कि नहीं, खुद सोच कर देखिए। जो दोनों में नजर आए, दो चीजों में जो नजर आए वही HCF होता है। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 7। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो HCF कितना हुआ, 3। इसमें 7 दिखाई दे रहा था। बस ये अगर आपको कहानी समझ में आती है तो आपने सिद्ध कर दिया है। इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। इस क्वेश्चन का HCF कितना आएगा आप बताइए। जो आपने हल किया है उसका HCF कितना आ रहा है, HCF तो 3 आ रहा है, क्योंकि बटे में कितना लिखा हुआ है, देखिए 3 लिखा हुआ है। जबकि अपने को HCF कितना लाना था, 1 लाना था, क्योंकि अपन ने P और Q को क्या माना हुआ है, सहभाज्य संख्या माना है। तो यहां पर अपन इस चीज को लिखते हैं। अतः स्पष्ट है कि P और Q का एक गुणनखंड 3 है। पर यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमारी विपरीत कल्पना के कारण है।
विपरीत कल्पना के कारण हुआ है, अतः कुछ नहीं करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। अब देखिए यहां पर आपने जब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो मेरे को डेफिनेटली मालूम है कि इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आई। मेरे को मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को डायरेक्ट, मेरी कोचिंग क्लासेस भी हैं तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनको जब मैं फर्स्ट टाइम ये बताता हूँ तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम होती है जब मैं यहाँ पर बताता हूँ। पर जैसे ही उनको मैं बोलता हूँ कि अब तुम लोग थोड़ा सा देख देख कर सेकंड टाइम एक क्वेश्चन देता हूँ, सेकंड टाइम बना कर देखो, तो वो उनको क्लियरिटी मिल जाती है और तीसरा क्वेश्चन जब वो बनाते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि उनको मैं सिर्फ स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे स्टेप में याद रखना है। पहला स्टेप है √3 बराबर P/Q, मान लिया था अपन ने, पक्षांतर किया, दोनों पक्षों में अपन ने वर्ग किया। स्टेप्स को सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक, बिना देखे सुनिए। स्टेप्स क्या है? माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 बराबर P/Q लिख लिया अपन ने, Q को अपन ने पक्षांतर किया, दोनों पक्षों में वर्ग किया, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या आई उसको अपन ने किसके नीचे ले गया? P के नीचे ले गए, P² के नीचे ले गए पक्षांतर करके। उसको अपन ने क्या किया? हिंदी में लिख दिया, जो है उसको अपन ने हिंदी में लिख लिया। अब समीकरण 1 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 प्राप्त हो गया तो अब अपने को P की जगह कुछ मानना है, तो अपन P बराबर 3m मान लिए, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3m मान लिए। P का मान अपन ने कहाँ रख दिया? समीकरण 1 में रख दिया। उसके बाद वो जो संख्या थी वो किसके नीचे आ गई? Q के नीचे आ गई, Q² के नीचे आ गई। अपन ने पक्षांतर किया, हल किया, तो जो संख्या P² के नीचे आई थी वो संख्या कहाँ पर आ गई? Q² के नीचे आ गई। तो अब Q² के बारे में भी लिख दिया। और ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा अपने को याद रखना पड़ता है और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस है मेरे को, उसमें आप बेफिक्र रहिएगा। ये 2-3 बार आप लिखेंगे, या अगर आपको याद नहीं रहता है मैं आपको स्पष्ट राय दूंगा, यहाँ पर ये लिख देना, यह विरोधाभास हमारी विपरीत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। डायरेक्ट लिख दीजिएगा एग्जाम हॉल में। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, यह विरोधाभास हमारी विपरीत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा, को बिल्कुल नहीं कटेगा। क्योंकि टीचर को, एग्जामिनर को ये देखना है जो आपने लिखा है कि नहीं, तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा कि ये कहीं गलत ना लिख दें। याद हो जाता है तो बहुत बेहतर है, अगर याद नहीं होता है, जिनको याद नहीं रह पाता है, तो वो इतना भी लिख देंगे लास्ट में तो उनके लिए पर्याप्त होगा। ठीक, तो अब अपन एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी अपन एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तीनों चारों टाइप के क्वेश्चनों को अपन देख लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन अपन और बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अपन 5, 3 की जगह अपन ने 5 लिख दिया इस बार। ठीक है, तो अब पूरी चीजें मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना, और स्टार्टिंग से अपन बनाना चालू करेंगे। ये वाला लिखे रहने देते हैं, ये वाला काम आएगा। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मिटा देते हैं, इसको रखे रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अपना क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप अपने को याद रखना था, क्या करना है? मानना है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, अपन ने मान लिया। तो √5 को अपन को किसके बराबर लिखना है? P/Q
क्यू के बराबर, वो भी लिख लिया अपन ने। अब क्यू को क्या करना है, पक्षांतर करना है, √5 इंटू क्यू, ये भी कर लिया भाई अपन ने, पक्षांतर भी कर लिया। अब इसके बाद अगला स्टेप था दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये भी कर लिया भाई, ये भी अपने को स्टेप याद आ गया, दोनों पक्षों में वर्ग। तो लिख दो √5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, ये भी अपन ने लिख दिया। अब कितना आ जाएगा, √5 गुणा √5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब 5 को कहाँ भेजना है, पी स्क्वायर के नीचे भेजना है, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया पी स्क्वायर बटे 5। ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट। अब आपको ये आसान लग रहा होगा, ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है और इसको हिंदी में लिख देना है, पी स्क्वायर यदि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये अपन ने हिंदी में लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में भी आ गया। चलिए अब अपने को क्या करना था, ये वाली लाइन लिखे तो अपने को फिर से दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना है। अपन ने क्या किया था, कुछ माना था, माना P बराबर, अब संख्या क्या दिखाई दे रही है, नीचे क्या दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, तो 5m, माना P बराबर 5m। जो नीचे दिखाई देगा वही मानना है आपको, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको नीचे दिखाई दे जो संख्या वही मान लेना। 5m मान लिया। P का मान अपन कहाँ रख देंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रख दीजिए भाई, रखो। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर बटे 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर बटे 5, 5 से 25 कट गया 5 बार में, तो अपने पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। 5 को नीचे ले आओ, m स्क्वायर, अब m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 आ गया। जैसे p के नीचे 5 आ गया था, अब q के नीचे भी आ गया है, तो यहां पर फिर से हिंदी में लिख देते हैं, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी क्यू भी 5 से विभाजित होगा। बस कहानी खत्म। और यहाँ पर अपन लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है कि P और Q का एक गुणनखंड 5 है, इस तथ्य का विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब खुद सोच कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको कुछ अंक दे दे रहा हूँ जिसकी आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, हालांकि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, पर आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप घर पर सॉल्व करिएगा, और जहां पर फंसे वहां पर आप देखिएगा, बिना देखे बनाने की कोशिश करिएगा, स्टेप के जरिए, जो स्टेप मैंने सिखाए हैं स्टेप के जरिए आप जब बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा एक तरह से, और आप भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, और यहाँ पर होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। √2, √7 और 6 लिख लेते हैं, और √7 ये लीजिए, ये 3 की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होमवर्क है आपका, ये ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेगा, ये एकदम गारंटी है। ठीक, स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा बस। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन एक अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलिए,
अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत हल्के किस्म के रहेंगे, यही एक बड़ा क्वेश्चन रहता है इसमें। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वही एक क्वेश्चन जो है जिस टाइप के सिंगल वाले, वही थोड़े से बड़े रहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो बहुत ही इजी लगेंगे आपको, बड़ा हल्के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपना स्टेप अपने को याद हो चुका है, जो दिया रहेगा उसका उल्टा मानना है, जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर माना 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिया भाई, मान लिया। तो 2√3 को अपन क्या लिख सकते हैं, P/Q, ठीक, ये अपन लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, √3 को यहीं बने रहने दीजिएगा, ये बना रहा, ये 2 कहां जाएगा, पक्षांतरों के नीचे आ जाएगा। तो P/2Q, क्लियर है, गुणा में था तो कहां आ गया, पक्षांतरों के भाग में आ गया। अब थोड़ा सा फोकस करिएगा और ये याद रखिएगा कि आपको ये और ये कैसी संख्या नजर आ रही हैं। अब परिभाषा याद करना है और खासतौर पे उदाहरण याद करना है। √3 कैसी संख्या है, यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, देखिएगा बहुत आसान समझ में आएगा, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, भाई मालूम है अपने को, तो अपरिमेय संख्या है। और इधर जो दिखाई दे रही है वो कैसी संख्या दिखाई दे रही है, परिमेय संख्या दिखाई दे रही है। और P/2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। हो सकती है क्या भाई, खुद सोच कर देखो भाई, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, वही लिख दिया अपन ने। परंतु ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कहानी खत्म। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये है आपका अगले टाइप का प्रश्न जो बहुत ही हल्का है। इसमें आपको सिर्फ पक्षांतर करना है और ये तुलना करके बता देना है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, P/2Q एक परिमेय संख्या है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पक्षांतर करना बस अगर आपको आता है सही तरीके से तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले टाइप का। तो चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है अपना, सिद्ध करो कि 2+√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन आ गया भाई, अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आपको क्लियर है। तो जो लिखा है उसका उल्टा मानना है, ये हमेशा करना है। तो माना 2+√5 एक परिमेय संख्या है, मान लो भाई, उल्टा मान लिया। यही करना है हर क्वेश्चन में अपने को, मान लिया। इसको किसके बराबर लिख देना है, P/Q के बराबर लिख देना, ये भी हो गया। आपको इन क्वेश्चनों में
हमेशा ये करना है कि रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा उसको दूसरी तरफ भेज दीजिएगा। इन क्वेश्चनों का यही रूल है। तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इसको अपन पक्षांतर कर देते हैं। ये 5 यहीं बना रहेगा, ये 2 प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में बदल गया, माइनस में। ठीक, यहाँ पर अपन ने क्या किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू का पहाड़ा क्यू से पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। क्यू का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितनी बार में आएगा, क्यू बार आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 2q। तो ये आ गया अपना √5 बराबर p माइनस 2q बटे q। अब गौर से देखिए कि ये कैसी संख्या दिखाई दे रही है आपको, परिमेय संख्या। और ये कैसी परिमेय संख्या है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपन ने देखा ही था उदाहरण में कि √2, √3, √5 ये सब कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो बस फिर से हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और p माइनस 2q बटे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। बस इतना लिखना है, वही हो गया आपका कहां। अतः जो प्रश्न दिया हुआ है 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आ रहे होंगे, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रही होगी। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन एक अगला क्वेश्चन और देखेंगे, पक्षांतर का ही खेल है, पक्षांतर सही तरीके से करना है, ये ध्यान में रखिएगा ना। तो उसी को अभी अपन देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को लिखना है, कुछ अच्छा सा दे देता हूं मैं, 3 माइनस 2√5, ये लिख दिया मैंने इस बार। सिद्ध करो कि 3 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक, स्टार्टिंग अब रट गई होगी आपको, ये तो गारंटी है। क्या करना है, मानना है, जो लिखा हुआ है उसका उल्टा मानना है। मान लो भाई, फिर से माना 3 माइनस 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये लो भाई, मान लिया, ये काम तो हो गया अपना। इसको अपन लिख लेते हैं, 3 माइनस 2√5 बराबर p बटे q। यहां तक आपको दिक्कत ही नहीं है, ये भी हो गया। अब आता है पक्षांतर की पारी। केयरफुल रहकर करना, ये ध्यान में रखिएगा, एकदम केयरफुल। प्लस माइनस में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको क्या पक्षांतर करना है और क्या नहीं करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, एकदम क्लियर रहिएगा। ये माइनस का दिख रहा है, अपन ये वाली चीज को इधर भेजेंगे, ध्यान से, है ना। ये वाला चीज इधर गई, क्लियर है। अब ये p बटे क्यू प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे, ये ले आए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बचा यहां पर आपके पास 2√5। आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। कितना आएगा, q आएगा, q का 3 में गुणा हो जाएगा 3q, एक का p में गुणा होगा तो p आ जाएगा, और ये आ गया 2√5। 2 को आपको यहां भेज देना है, तो 3q माइनस p बटे 2q बराबर √5। ये देखिए वापस से ये क्या हुआ, अकेला पड़ गया। अपने को रूट को हमेशा अकेला छोड़ना है, और ये भी ध्यान में रखिएगा हमेशा वो किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए।
माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए अगर अपन 3 को उधर भेजते हैं जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर देखिए है ना, समझाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। 3 माइनस 2√5 बराबर P बटे Q। अगर अपन 3 को उधर भेजते हैं जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो अब आप बताइए कि ये माइनस रह रहा है कि नहीं आपके सामने। माइनस नहीं रहना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखिए कि रूट वाला जो रहेगा वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस नहीं रहना चाहिए। इस कारण से इस बार अपन ने पक्षांतर किसको किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लियर रखिएगा ना, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपको बिल्कुल। और आपके बेसिक्स थोड़े से मजबूत रहने चाहिए। पक्षांतर करना, कैंची गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, कॉमन लेना, ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग रहनी चाहिए। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब आप खुद बताइए, फिर से नजर आ रहा होगा आपको, चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसी संख्या दिखाई दे रही है, अपरिमेय संख्या। और ये कैसी संख्या दिखाई दे रही है आपको, ये वाली परिमेय संख्या। बस इसी को अपन वापस से लिख देते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 3Q माइनस P बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये दोनों दोनों कभी भी कभी भी बराबर नहीं हो सकती, हो सकती। अतः जो अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, 3 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर होगा आपका यहाँ पर, मेरे को पूरा यकीन है कि इन प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। बस ये थोड़ी सी प्रश्न में दिक्कत ये आया होगा कि पक्षांतर करने का है। इस पक्षांतर करने को आपको केयरफुल रहना है। आपको √5, √3, √2 जो भी दिखाई देगा वो अकेले में रहना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान में रहना है कि सामने माइनस ना हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, ये आपको ख्याल रखना है। बस पक्षांतर करेंगे और फिर उसके बाद आपको एलसीएम वगैरह लेकर जो भी है उसका गुणा वगैरह करके आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा कि दोनों बराबर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और डिफरेंट टाइप के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के बचे हुए, तो इसमें अपने को ज़्यादा क्वेश्चन में दिमाग लगाना नहीं है। उनको ख़त्म करके ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आपकी। और जो मैंने बोला है कि आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चनों को बनाना है, घर पर जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी उससे भी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सिद्ध करो कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बोर्ड का पेपर कठिन बनाया जाता है तो इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना रहती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तक एक ही रूट दे रहा था, इस बार 2 रूट दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कठिन नहीं होगा हालांकि, पर बनाते समय अपने को कुछ चीजें यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये कब याद रहेगा, जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं अभी भी बार बार दोहराता हूँ इसको कि आपको मैथ्स में खूब सारी प्रैक्टिस जरूर करना है, जरूर जरूर करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर बनेंगे। तो पहला स्टेप अपना क्या है, जो लिखा है उसका उल्टा मान लेना है। तो स्टार्टिंग वही करना है। माना √5 प्लस √3
एक परिमेय संख्या है। मान लिया भाई, वही चीज करना है हर क्वेश्चन में अपने को। ये कर लिया और इसको किसके बराबर लिख दिया, P बटे Q के। अब भाई किसको पक्षांतर करोगे, सोच कर देखो, पक्षांतर तो हो ही नहीं रहा, पक्षांतर तो होगा ही नहीं, दोनों ही रूट हैं, कुछ मिलना ही नहीं है अपने को, कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए बताओ भाई, सोचो। यही है, यहाँ पर सोचना कैसे है ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों ही रूट हैं, पक्षांतर करेंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक रूट यहाँ है तो दूसरा रूट वहां पहुंच जाएगा, जबकि अभी अपन क्या कर रहे थे, संख्याओं को भेज रहे थे। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि रूट हटता कैसे है, रूट को हटाने का नियम क्या है। आपने बचपन में सीखा होगा कि रूट को किस तरह से हटाया जा सकता है। रूट को हटाने के दो तरीके होते हैं, एक तो परिमेयकरण करना पड़ता है और दूसरा होता है वर्ग करना, स्क्वायर करना। अगर किसी रूट का अपन स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, रूट क्या होता है, अपने आप हट जाता है। तो अपन यहाँ पर वही चीज करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग अपनी होगी दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अपन ने वर्ग कर दिया तो वर्ग करा तो यहाँ पर आ जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर P बटे Q का स्क्वायर। ये आ गया। अब जैसे ही अपन यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये a है और ये अपना b है। तो यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, बड़े अच्छे से याद होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही होता है। ये अपन ने लगा दिया, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही अपना था। अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया भाई, ये भी हो गया। अब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। √3 का स्क्वायर होगा कितना, 3 प्लस 2 ऐसी का ऐसी, 5 तिया 15 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। 5 और 3 8 प्लस 2√15 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब अपने पास वापस से वैसे ही आ गया है जैसा अपन इतने देर से क्वेश्चन बना रहे थे। देख लीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट दिखाई दे रहा है आपको, और कोई रूट नहीं। पहले दो रूट थे अपने पास, अब आपके पास एक ही रूट बचा हुआ है। ये एक रूट आपके पास कैसे आया, जब अपन ने दोनों पक्षों में क्या किया, वर्ग किया था, ये तभी आ पाया। अब अपन 8 को पक्षांतर कर देंगे तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर माइनस का 8, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका q स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस ये q का इधर गुणा हो जाएगा, q स्क्वायर सॉरी 8q स्क्वायर गुणा हो गया। अब ये दो को भी अपन पक्षांतर कर देंगे, √15 बराबर p स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, √15 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो भी दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा, ये कैसी संख्या दिखाई दे रही है, परिमेय संख्या दिखाई दे रही है। बस इसी को अपन लिख देते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √15 एक अपरिमेय संख्या है तथा
तथा जो लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 8q² बटे 2q², 2q² एक परिमेय संख्या है और ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। बस इतना काम हो गया। अतः जो आपका क्वेश्चन है √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्लियर है आपका? ये अपन ने लिख दिया। तो ये है आपका एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जिसको आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको एक स्टेप याद रखना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है, फिर a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, और फिर जो अपना एक रूट दिखाई दे रहा है उसको अपने को वो करना है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, उसको देखकर अपन इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए 7वां। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए भाई, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपना है। हल अपने को कैसे करना है, स्टार्टिंग अपने को कैसे करना है, ये अब आपको रट चुका है। जो लिखा है उसका उल्टा मान लेना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया भाई परिमेय संख्या है, माना, हो गया भाई। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर p/q, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये अपन ने लिख लिया। ऐसा क्यों हुआ है, अब थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, है ना। अब थोड़ा सा, है ना, इसका अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, कैंची गुणा करें, तो q का गुणा 1 में हो जाएगा, हो गया, और √2 का गुणा p में हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक, यहां पर अपने को अब क्या करना है, ये p को नीचे ले आना है, तो q/p बराबर √2 आ गया। इसको अपन सही तरीके से लिख सकते हैं, √2 बराबर q/p। कोई प्रॉब्लम है आपको? मेरे को तो नहीं लगती कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, इसको अगर दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ये अपन ने कर लिया। अब आपको कुछ तो याद आया होगा जब अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, याद करिए, ये वही रूप आ गया है पहले क्वेश्चन में, जिसमें अपन ने यहाँ पर अपने को कैंची गुणा करने की जरूरत पड़ी थी, जबकि उस समय अपन डायरेक्ट √3 बटे बराबर p/q लिखते थे, √3q बराबर p, और दोनों पक्षों में वर्ग करते थे। इस बार अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंची गुणा करना पड़ा था। तो यहाँ पर आपको वापस ये रूप दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, q का स्क्वायर बराबर √2p का
स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये अब आपको पता चल चुका है। और ये p का स्क्वायर, 2 को अपने को नीचे लिख देना है, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर p स्क्वायर। ठीक, तो इसको सही से लिख लेते हैं, p स्क्वायर बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, q स्क्वायर बटे 2। जो लिखा हुआ है हिंदी में लिख देते हैं, यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ये अपन ने कर लिया, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है ना, क्लियर है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। जो दिखाई दे रहा है वो मान लेना है, तो माना q बराबर जो संख्या दिखाई दे रही है वही मानना है ना, उस समय भी आपको बताया हुआ है। तो 2m, q की जगह अपन ने 2m रख देना है, तो p स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर बटे क्या है 2, तो p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो p स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2 को पक्षांतर कर देंगे, p स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर आ गया p स्क्वायर बटे 2। वापस से हिंदी लिखना है इसका, यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। ये क्लियर है आपको? ठीक, इतना जब आपने लिख लिया तो आपको याद आ गया होगा, आपका फाइनल बन चुका है, बस अपने को लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है। अतः स्पष्ट है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, पर यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यह हमारी विपरीत कल्पना के कारण हुआ है। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अपन ने कुछ भी नहीं किया है, जो अपन ने पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था ये उसके आधार पर बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। बस इस बार ये बटे में दिया हुआ था, इसीलिए संख्याएं उलट गई हैं और कुछ नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मान लो √2 बराबर p बटे q लिखते, तो जो अपन को क्वेश्चन था वही अपन कर रहे थे, पर अपने पास क्वेश्चन इस बार क्या हुआ, बटे में आ गया। तो इसीलिए हुआ क्या, ये बटे में आने के कारण से q बटे p का रूप हो गया। ये देखिए आगे आप देख रहे होगे, पहले आपके पास p आ रहा था, यहाँ पर q आया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है, अपने को कंफ्यूजन से कोई फायदा नहीं है। आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है। प्रोसेस अपना वही है कि आपने कैंची गुणा किया, दोनों पक्षों में वर्ग किया, देखिए संख्या बटे में ले आया अपन, फिर दूसरी बार अपन ने दूसरे के नीचे ले आया और अपन ने लिख दिया। आपका प्रोसेस आपको याद रहेगा, स्टेप्स याद रहेंगे, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी
और आपको समझ में आया होगा। और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आने की संभावना तो बोलूँगा ही नहीं, आएगा ही आएगा, ये 100% है कि आएगा। तो इसीलिए संभावना की तो बात ही नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो इसकी आपको ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि ये क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके MCQs में देता है टिक लगाने वाले में। तो अपने को उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा देखना है। वो क्वेश्चन देखने के बाद अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका फाइनल काम आ चुका है। क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। देखिए, जब तक आपका प्यार मुझे हासिल नहीं होगा तब तक ये चैनल छोटा सा ही बना रहेगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप मुझे अपना प्यार ज़रूर देंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।